नमस्कार, मैं हूं मोनिस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। आज खेल दिवस है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा का जन्म दिवस भी। आज खेलों की तो बात होगी ही, दद्दा का जन्मदिन है तो बात हॉकी की भी। आज हम पहुंचे हैं बरेली के एक ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ, हॉकी की एक ऐसी इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ जिन्होंने देश का ही नहीं बरेली का भी नाम रोशन किया। उनसे जानेंगे दद्दा के जन्मदिन पर किस तरह से वो उन्हें याद कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हॉकी की इंटरनेशनल प्लेयर गीता अरोड़ा जी। गीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। किस तरह से आज दद्दा को याद किया जा रहा है, क्योंकि खेल दिवस भी है और दद्दा का जन्मदिन भी है, क्योंकि हॉकी की जब भी बात होती है तो मेजर ध्यानचंद सबसे पहला नाम होता है, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए उन्होंने जो किया शायद हॉकी में अभी तक वैसा कुछ कोई अभी नहीं कर पाया। तो कैसे याद कर रही हैं उनको? उनका जो उनके शिष्य मिस्टर झम्मर लाल शर्मा, वो मेरे गुरु रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उनके शिष्य मिस्टर झम्मर लाल शर्मा पद्मश्री, वो मेरे गुरु रहे हैं। तो उनके कुछ जो उनके खेलने की टेक्निक थी वो उन्होंने हमको भी थोड़ी बहुत सिखाई है। उनके बारे में हमने क्लिपिंग्स में देख देख के अपना बड़े हुए हैं। हम उनकी हॉकी देख देख के हमको उनके टिप्स ले लेके थोड़ा सा हमको जितना भी समझ में आता था हम अपना खेल इम्प्रूव कराए और उस खेल से हम बड़े हुए। दादा का तो उनका देश प्रेम हमें याद आता है। उनकी पर्सनालिटी, जब वो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में खेल रहे थे तो हिटलर ने उनसे ये बोला कि आप जर्मनी टीम से खेलिए, आप जो ओहदा चाहेंगे वो हम आपको देंगे और आप जितना पैसा चाहोगे हम देंगे, लेकिन आपको हमारे देश से खेलना पड़ेगा और हम आपको नागरिकता देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा भारत महान, मैं अपनी सेना और अपने देश को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो मेजर ध्यानचंद कहलाए। मतलब हिटलर भी उनका फ़ैन हो गया था। और भारतीय हॉकी का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है मैम, कहा जाए तो वो दद्दा की वजह से ही कहा जा सकता है। और काफ़ी वक्त तक वो रहा कि एक दबदबा रहा करता था भारतीय हॉकी में, भारत का दबदबा रहा करता था। लेकिन वो इतिहास मौजूदा वक्त में कहाँ गायब हो गया है? उस ज़माने में ग्रास हॉकी हुआ करती थी। सब लोग, जो स्कूल में खेल रहा है बच्चा, वो ग्राउंड में आके खेल रहा है, वही इंटरनेशनल में खेल रहा है। जब से सिंथेटिक ट्रैक्स आए हैं, जैसे कि हमारा एस्ट्रो टर्फ, अब तो सुपर टर्फ आ गया है, बहुत से टर्फों में चेंज होता गया, पूरी प्लानिंग चेंज होती गई। अब तो फिर भी बहुत अच्छा हो रहा है। आजकल की मौजूदा सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। पहले जब हम खेलते थे, हम लोगों ने ग्रास में खेलना शुरू किया था। ग्रास से खेलते खेलते अचानक ही हमें एस्ट्रो टर्फ में खेलना पड़ा। जब मैंने एस्ट्रो टर्फ में फर्स्ट टूर्नामेंट खेला था वो 1989 में खेला था हंगरी में। 89 के बाद 92 में खेला, नाइट में जो खेला जाता है वो खेला। तो हम लोग जो यहाँ घास में खेलते हैं ज़्यादातर, फिर एकदम एस्ट्रो टर्फ पे। मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हॉकी इंडिया बहुत अच्छा बच्चों को दे रही है, ट्रायल चल रहा है सब कुछ, लेकिन ग्रास रूट पे इसका काम होना चाहिए। यानी कि स्कूलों में मैदान होने चाहिए। स्कूलों में अगर मैदान नहीं भी हैं, एटलीस्ट स्कूल स्टेडियम की तरफ बच्चों को आकर्षित करे, स्टेडियम में लाए, बच्चा वहाँ खेलेगा। जब तक स्कूल से बच्चों की उस हिसाब से नहीं होगा कि बच्चों को नहीं पहचाना जाएगा कि ये इसमें एक अलग टैलेंट है, दौड़ने बहुत अच्छे स्टेप है उसके, इसकी बॉडी लैंग्वेज एक स्पोर्ट्स पर्सन की है, तो उसको हम स्टेडियम लेकर, वो तो टीचर का ही काम है। फर्स्ट गुरु ही पहचान पाएगा कि ये लड़का हमारा खिलाड़ी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। जब तक गुरु बच्चे को नहीं पकड़ेंगे और स्टेडियम तक नहीं लाएंगे तो खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। अभी जब मैडम मैं अंदर दाखिल हुआ तो आपने एक बात कही कि आप लोग हमें याद दिला देते हैं कि हम हॉकी भी खेलते हैं। तो दूसरे खेलों की बात की जाए, उनके प्लेयर्स होते हैं, उनका कोई अगर एक इंटरनेशनल मैच भी खेल लेता है तो पब्लिक जानती है। लेकिन हॉकी को लेकर के एक मानसिकता ये बन गई है कि
शायद ही बहुत कम लोग इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष टीम हो, उनके मतलब कैप्टन का भी नाम लोगों को पता हो। तो ये मानसिकता और ये परिस्थिति क्यों बनी है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, सीधी बात हम क्रिकेट को ही लेते हैं। क्रिकेट एक कमर्शियल गेम है, उनका बोर्ड अलग है, हमारा गवर्नमेंट का बोर्ड है। हमारा हॉकी इंडिया वर्क कर रहा है, काफ़ी कुछ चेंज लाए हैं, जैसे क्वार्टर्स में खेलने जाने 15 मिनट खेलेंगे, फिर रेस्ट होगा, फिर 15 मिनट, फिर उसी तरीके से खेलने का शॉर्ट में उसको कर दिया है। बास्केटबॉल की तरह प्लेयर आ जा सकता है, काफ़ी चेंज आए हैं। लेकिन मीडिया जो क्रिकेट प्लेयर्स को ऊपर उठाती है या पब्लिक उठाती है, कमर्शियली हो रहे, उनको एड्स मिलते हैं, उनका वर्क इतना, वो देश उनको देखता है इसलिए क्योंकि उनका बोर्ड है, उनके पास पैसा है। जिस दिन यहाँ पे पैसा फेंकना शुरू कर देंगे, पर मैचेस खिलाड़ियों को देने लग जाएंगे, तो देखिए जो उनका एक नेशनल लेवल का भी प्लेयर होगा उसको भी पेमेंट मिलता है। अगर आप एक रणजी ट्रॉफी का या एक नॉर्मल प्लेयर खेल कर आ रहा है क्रिकेट का, तो उसको पेमेंट उसी की मैच फीस दी जाएगी। यहाँ पे मैच फीस का कोई मतलब नहीं है। अगर आप वहाँ का एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट खेलने जाओगे और एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट का, तो आपको 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएगी, आपको प्लेन की टिकट दी जाएगी, आपको होटल में ठहराया जाएगा। हॉकी के प्लेयर्स के पास कहाँ है ऐसा? यहाँ पे अगर आप स्टेट लेवल का टूर्नामेंट खेलने जाएंगे, नेशनल लेवल का टूर्नामेंट, अब तो जो अच्छा स्टेट होगा तो वो आपको होटल में ठहरा देगा, अदरवाइज़ उसको एक स्कूल के 4 कमरे दे दिए जाते हैं कि आप रहिए। ये डिफरेंस है। जब तक इस डिफरेंस को गवर्नमेंट या कोई बोर्ड या कोई पब्लिक खुद इसको समझना चाहिए। ये नेशनल गेम है हमारा। जो देश प्रेम करेगा वो नेशनल चीज़ों से ज़रूर प्रेम करेगा, नेशनल गेम से ज़रूर प्रेम करेगा। तो मीडिया को भी बहुत इसमें, अब बॉलीवुड है, बॉलीवुड अपने आप में हीरोज़ हैं, मतलब उनके नक्शे कदम पे लोग चलते हैं। बॉलीवुड भी देखिए सपोर्ट कर रहा है, तो क्रिकेट को कर रहा है, कबड्डी को कर रहा है, क्यों नहीं आता राष्ट्रीय गेम में? आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने भी ये कहा होगा मैं एक अपनी टीम लेता हूँ, मैं यूपी की टीम ले लेता हूँ, मैं पंजाब की टीम ले लेता हूँ, एक टूर्नामेंट बढ़कर आए। क्यों नहीं आते हैं आगे? उनको बुलाया जाता है, आइए जी हॉकी देखिए। क्यों? हम लोग कभी मिले हैं, मैंने रणवीर सिंह से मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनको ज़रूर बोला कि मैं ऐसे शहर से हूँ, तो आप हमारे सेक्रेटरीशिप ले लीजिए, संघ में ही आ जाइए, एटलीस्ट प्रमोट करिए हॉकी को। हाँ तो बोला, लेकिन उनको याद भी भूल गया होगा कि कभी किसी ने उनसे ये बात कही थी। तो ये तो आपने बात बताई, हॉकी के प्लेयर जो हैं उनको क्या उनका रहता है किस तरह से। दूसरी एक चीज़ मैम ये है कि आज भी जिस तरह से आपको पता ही है कि खेल दिवस के मौके पर जो अवार्ड्स हैं खेलों के वो दिए जाते हैं, चाहे वो खेल रत्न अवार्ड हो या द्रोणाचार्य अवार्ड हो, आज भी दिए जा रहे हैं कोरोना वायरस महामारी के चलते। हालांकि इस बार वर्चुअली ये अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता इन अवार्ड्स को पाने के बाद भी बहुत से खिलाड़ी या कोचेस, उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो अपना घर भी ठीक से नहीं चला पाते? क्या देश में हमारे यहाँ अवार्ड देने से ज़्यादा उनकी जो और आर्थिक स्थिति है वो सुधारने की ज़रूरत है? अभी आर्थिक स्थिति की बात हुई है तो कि अभी करंट के प्लेयर्स को अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं 1 करोड़ मिल रहा है, अगर ब्रॉन्ज मेडल लेकर मतलब सिल्वर लाते हैं तो नहीं, गोल्ड मेडल में 2 करोड़, सिल्वर में 1 करोड़, ऐसे नीचे इनका लेवल है, पैसा तो वो दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उनको बनाया प्लेयर को, कोचेस को, जो प्लेयर्स बनाता है उसको आप कुछ भी नहीं देते हैं भाई। कोच स्कूल से उठाता है, कोच ग्राउंड में मेहनत कराता है। कोच को तो मैंने कभी भी सरकार से भी नहीं सुना है कि ये कोच एक द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो भी किसको दिया जाता है? जो इंडियन टीम को खिला रहा है, या कि जो बच्चा परिपक्व होकर अपने स्टेट से बहुत अच्छा सीख कर इंडियन टीम ज्वाइन करता है और देश के लिए खेलता है। देश के लिए जो मैचेस लेकर, देश के टूर्नामेंट्स खेलने के लिए जो कोच लेकर जाते हैं, द्रोणाचार्य उनको दिया जा रहा है।
उनको क्यों नहीं पूछा जाता है जो बच्चे को ज़मीनी हॉकी सिखाते हैं, ज़मीन तौर पे तैयार करते हैं? स्टेट लेवल के कोचेस को क्यों नहीं पूछा जाता है कि वो अपने प्लेयर्स को तैयार, मतलब आप उसको बनी बनाई मलाई खा रहे हो ना, जो मलाई खा रहा है उसी को आप सब कुछ दे रहे हो, और जिसने मलाई निकाली उस कोचेस को आप बिल्कुल नहीं पूछ रहे हो। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, कि जो कोचेस ग्राउंड रूट पे काम कर रहा है उससे उनको भी कुछ अमाउंट और उनको भी वो सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान आप बड़े लेवल पे देते हैं, जो सिर्फ पकी पकाई खाते हैं। एक आखिरी सवाल मैम आपसे करेंगे, ये तो रही बात इंटरनेशनली जो सारी चीज़ें हैं उनकी। बात छोटे शहरों की, हम बरेली में बैठे हुए हैं, बरेली की ही बात करते हैं। बरेली का भी अपना एक हॉकी का इतिहास रहा है, काफ़ी प्लेयर बरेली ने भी दिए हैं, लेकिन अब यहाँ भी देखें तो वो चीज़ें, चाहे वो कोचिंग के स्तर पर हो, चाहे वो स्कूल लेवल पर ही आप क्यों ना बात कर लें, जैसे आपने भी शुरुआत में बताया भी, तो यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो हम बरेली जैसे शहरों से भी हॉकी के प्लेयर जो है वो इंटरनेशनली दे सकें? सबसे बड़ी बात है आजकल सब नेट पे आ गए हैं, स्मार्ट क्लासेस चलाने लगे हैं, लेकिन टीचर्स, प्रिंसिपल्स ये नहीं सोचते हैं बच्चों का मेंटली स्तर कितना, ये वीडियोस देख देख के वो सब, आजकल आप लॉकडाउन में भी वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी फ़िज़िकल फिटनेस नहीं होगी, हॉकी ही एक ऐसा गेम है जो बैंड होकर 70 मिनट अप्स डाउन करके दौड़ाता है। अगर आजकल के स्कूलों में मैदान होना चाहिए, वो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो स्टिक्स होनी चाहिए, बॉल्स होनी चाहिए, बच्चों को प्रोवाइड करें, चाहे आधा मैदान तैयार करें, 6 साइड खिलवाएं, लेकिन स्कूलों में जब तक हॉकी नहीं होगी, स्कूलों में ऐसे कोई गेम नहीं होगी, इंडिविजुअल गेम तो सब लोग खेलना चाहते हैं, आप बास्केटबॉल बना देते हैं, छोटी छोटी चीज़ में। बरेली में ही मैंने देखा है, सेंट फ्रांसिस स्कूल में सिर्फ स्पोर्ट्स डे एक दिन मनाया जाता है, अदरवाइज़ उनके स्कूलों को कोई मतलब नहीं कि कोई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे कई स्कूल हैं, सिर्फ एक दिन का खाना पूर्ति करते हैं स्पोर्ट्स डे मना के, उसके अलावा उनका कोई वर्क, आप जब चले जाओ ऐसा एक जो स्पोर्ट्स पीरियड होता है उसमें ये श्योरिटी रखें कि हाँ सारे बच्चे खेलने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये स्कूलों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बरेली में हमारे पहले स्कूल से ही हम लोग स्टेडियम आए हैं, बहुत खिलाड़ी निकलते थे, यूनिवर्सिटी में टूर्नामेंट्स होते थे, यूनिवर्सिटी की अपनी एक टीम होती थी, सौ गोपीनाथ की टीम होती थी, रिक्की सिंह की टीम होती थी। आज आप चले जाइए, ना रिक्की सिंह की आपको टीम मिलेगी, ना सौ गोपीनाथ की टीम मिलेगी, ना ही बरेली कॉलेज की टीम मिलेगी, ना ही यूनिवर्सिटी की कोई टीम। हमारी इतनी टीम्स होती थी, मैचेस होते थे, क्लब्स होते थे, क्लब्स लुप्त हो गए हैं। गुरु नानक क्लब्स, यंगस्टर क्लब, बरेली के मतलब 5-6 क्लब्स थे पहले, कोई क्लब नहीं बचा, कोई कुछ नहीं। क्यों नहीं बचा? ये तो इतना प्रेशर डाल दिया। अगर हम आज प्रेशर क्या, बच्चों पे पढ़ाई का प्रेशर है, अब थोड़ी नीति चेंज हुई है, हो सकता है उस नीति के अकॉर्डिंग बच्चा खेले कूदे। पहले बोला जाता है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब तो ये हिसाब हो गया, खेलो को कूदोगे होगे लाजवाब। मतलब इतना पैसा आ गया है, अगर आप उस लेवल तक खेलते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि आप रूट लेवल पे कोचेस को सम्मान दें, कोचेस को आगे बढ़ाएं, स्कूलों में वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, कंपलसरी कर दें, तभी यहाँ से बरेली से निकलेंगे। बरेली के सारे क्लब ख़त्म हो गए हैं, वो क्लब को फिर जागृत करने की ज़रूरत है, उसमें सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्लब बनाने के लिए हम लोग बैठे, हमारी जो भी ज़रूरत होगी, हम हॉकी के लिए सब कुछ करने के तैयार हैं, लेकिन हमें वो फैसिलिटी, वो बैक सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया गीता जी हमसे बात करने के लिए। तो गीता अरोड़ा जी बता रही थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। खेल दिवस पर हम उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो ज़मीनी स्तर है उस पर कोशिश करने की ज़रूरत है, चाहे वो इंटरनेशनली हो। जाहिर सी बात है, जब छोटे शहरों में टैलेंट होगा वो देश के लिए खेलेगा। तो उन्होंने बताया किस तरह से चाहे वो खिलाड़ी ही नहीं, कोचेस को भी सुविधाएँ देनी होंगी सरकार को।